जय हिंद दोस्तों, क्लास विद गुरु जी ने आज सभी का स्वागत है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक संस्कृति से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। इससे पहले अगर आपने सिंधु घाटी सप्ताह के वीडियो नहीं देखे हैं वो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, वो जाकर के ज़रूर देख लें। चलिए वीडियो अपना शुरू करते हैं। तो वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? तो वैदिक संस्कृति के निर्माता थे आर्य। आर्य वैदिक संस्कृति के निर्माता थे, जिसका आर्य मतलब जो है वो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। और किस आधार पर श्रेष्ठ? ये लोग भाषा के आधार पर श्रेष्ठ। ठीक है। वैदिक संस्कृति, इसका नाम वैदिक संस्कृति क्यों पड़ा? तो वैदिक शब्द वेद से बना है। वैदिक शब्द किससे बना है? वेद से बना है। और वैदिक का मतलब होता है ज्ञान। ठीक, वैदिक का मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो वैदिक शब्द का जो अगर आपसे अर्थ पूछ दे तो आपको बताना है ज्ञान। ठीक। और वैदिक संस्कृति के निर्माता अगर आपसे पूछते तो निर्माता थे आर्य। और आर्य शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। वैदिक संस्कृति की बात करें, अभी हम लोगों ने पढ़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, मतलब शहरी सभ्यता थी। लेकिन वैदिक जो सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। वैदिक काल, अगर वैदिक संस्कृति की पूरी की बात करी जाए तो वैदिक संस्कृति 1500 BC से लेकर या 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, इसको दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। वैदिक काल, इसको पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं कहीं कहीं। ठीक है। वैदिक काल 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व को कहते हैं वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल कहते हैं 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व। इसे वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई, या इसको पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। इसको ऋग्वैदिक, मतलब इसको वैदिक काल क्यों कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, क्योंकि इसमें जो है आपकी ऋग्वेद की रचना हुई। और इसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में अन्य वेदों की रचना हुई। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वेद कितने होते हैं, तब तक आगे देख लेते हैं। और पॉइंट आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, उसी से आपका भला होगा। क्योंकि अगर आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आधी अधूरी चीज़ें सीख के जाएंगे, फिर एग्जाम में आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। तो इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। जो भी सीरीज देखा कीजिए, जैसे मान लो सिंधु घाटी सभ्यता के मैंने 3 वीडियो बना दिए हैं, वो आपको तीनों देखने हैं। और इस वैदिक संस्कृति के जितने भी वीडियो आएंगे वो आपको सभी देखने हैं। तब आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले थ्योरी कंप्लीट करवाई है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, 2-4 किताबों से उठाकर ये सब मैंने किया है। तो इसलिए संभावना यही है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटने पाए। चलिए शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन से। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मतलब आर्य आए कहाँ से? तो मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है। और ये मैक्स मूलर का जो सिद्धांत है वो सर्वमान्य सिद्धांत है। मैक्स मूलर का सिद्धांत क्या है? सर्वमान्य सिद्धांत है। तो आर्य अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर आकर के बसे, तो पंजाब और अफगानिस्तान में। ठीक है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। जो कि क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, और आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। और आर्यों का, जिसमें आर्य जो भाषा शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, ऊपर हम देख चुके हैं, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। आगे देखते हैं। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। ठीक है। आर्य समूह क्या करता है? भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों की प्रशासन इकाई का आरोही क्रम। देखो, आरोही क्रम का मतलब क्या है कि सबसे निचले स्तर पे यहाँ पे कुल होते थे और सबसे उच्च स्तर पर राष्ट्र होते थे। जैसे हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे निचले स्तर पर ग्राम होते हैं। ठीक है। ग्राम के ऊपर जिला होता है, जिला के ऊपर मतलब राज्य होता है, राज्य के ऊपर देश होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या था? पहले कुल था। ठीक है। कुल के ऊपर ग्राम थे, ग्राम के ऊपर विश्व थे, विश्व के ऊपर जन होते थे, और जन के ऊपर राष्ट्र होते थे। तो इस तरह से आर्यों का जो है प्रशासनिक इकाई का क्रम था। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पॉइंट वाइज एग्जाम में बनते हैं वही मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है। फालतू की चीज़ें हमें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इतना टाइम भी नहीं है अपने पास। तो ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्रामीणी बोलते थे। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को क्या बोलते थे, तो आंसर होगा ग्रामीणी। विश्व का जो प्रधान होता था उसको विश्वपति बोलते थे। और जन के शासक को राजन बोलते थे। जन के शासक को क्या बोलते थे? राजन। आगे देखते हैं। अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। अधिकारियों में कौन प्रमुख थे? तो राज्य अधिकारियों में, राज्य के अधिकारी जो होते थे उसमें पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। ठीक। सूत और रथकार और कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सूत थे
और रथकार थे और कम्मादी थे नामक जो अधिकारी होते थे उन्हें रत्नी कहा जाता था। और इन रत्नियों की संख्या इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। सूत, रथकार, कम्मादी नामक अधिकारी, इन्हें रत्नी कहा जाता था और इन सभी को मिलाकर, ठीक है, राजा सहित और इन सभी को मिलाकर इनकी संख्या 12 होती थी। वैदिक सभ्यता के प्रमुख पदाधिकारी देख लेते हैं कि किसको क्या काम दिया गया था। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे दुर्गपति को क्या कहते थे, तो पुरप कहते थे। जनता की गतिविधियों को देखभाल करने वाला जो गुप्तचर होते थे उनको स्पष्ट कहते थे। बाजपति कौन थे, तो बाजपति था गोचर भूमि का अधिकारी। मतलब इस तरह से मान के चलिए जिस तरह से अभी पटवारी लेखपाल होते हैं, ठीक है, और उसी तरह से बाजपति होते हैं। उग्र कौन थे, तो अपराधियों को पकड़ने वाला उग्र होते थे। ठीक, अपराधियों को पकड़ने वाला उग्र होते थे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता। मतलब कोई न्यायाधिकारी की अगर बात की जाए तो ये ऋग्वेद में नहीं मिलता है। आगे देखते हैं। सभा व समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है, सभा क्या थी, श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी कौन, समिति। समिति जो है सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। और समिति और सभा के अध्यक्ष को बोला जाता था ईशान। क्या बोला जाता था, ईशान। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था और गविष्ट का मतलब होता था गायों की खोज। ठीक है, तो यहाँ पर जो युद्ध हुआ करते थे और जो लोग युद्ध लड़ते थे वो ज़्यादातर गायों के लिए युद्ध होते थे, क्योंकि इनका जो मेन जो एक व्यवसाय मान सकते हैं आप कि व्यवसाय जो था वो पशुपालन ही था। तो ज़्यादातर जो युद्ध होते थे वो गायों को लेकर होते थे। एक बहुत ही फेमस युद्ध है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 10 राज का युद्ध। मतलब 10 राज का मतलब हुआ 10 राजन, या कहीं कहीं 10 राजन भी दिखा हुआ मिल जाएगा, या 10 राजाओं का युद्ध, बात एक ही है। तो उसमें क्या था कि 10 राजा एक तरफ थे और एक सुदास नामक राजा एक तरफ थे। तो ये युद्ध जो है सुदास और 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ठीक, और यह कहाँ पर लड़ा गया, तो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में, पाकिस्तानी नहीं पंजाब, मतलब पाकिस्तान के पंजाब में पारसड़ी नदी के तट पर या रावी नदी के तट पर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछतेगा एग्जाम में कि जो 10 राज्य युद्ध हुआ था वो पाकिस्तान मतलब कहाँ पर हुआ था, आधुनिक समय में कहाँ पर वो जगह है, तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक, इसके अलावा अगर नदी पूछ दिया जाए तो नदी पूछ दी जाए तो नदी आपकी होगी पारसड़ी नदी रावी नदी के तट पर, आधुनिक नाम जिसका रावी नदी है, तो और प्राचीन नाम पारसड़ी नदी। अभी हम लोग आगे देखेंगे नदियाँ और उनके आधुनिक नाम और प्राचीन नाम के बारे में। इस युद्ध का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कहाँ पर, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। तो ये आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं 10 राज युद्ध से संबंधित। 10 राज युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो 10 राजाओं और सुदास के बीच में। कहाँ पर हुआ था, तो पाकिस्तान के पंजाब में पारसड़ी नदी या आधुनिक नाम रावी नदी के तट पर। इस युद्ध का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा सुदास व 10 राजाओं के मध्य सुदास विजयी हुआ। इसमें रिजल्ट क्या निकला, सुदास विजयी हुआ। यहाँ पे आप और देखते हैं कि उपनिषदों की संख्या क्या है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। महापुराण कितने हैं, तो 18 महापुराण हैं। वेदांग कितने हैं, तो वेदांग 6 हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि उपनिषद कितने हैं, तो 108, महापुराण कितने हैं, तो 18, और वेदांग कितने हैं, तो 6। ऋग्वैदिक समाज कैसा था, तो ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था, ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वो 4 भागों में विभाजित था। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और यह विभाजन जो है व्यवसाय के आधार पर था। ठीक है, जाति के आधार पर नहीं था। ये विभाजन किसके आधार पर था, व्यवसाय के आधार पर। मतलब जो जैसा काम करता था उसको, जैसे मान लो जो लिखने पढ़ने का काम करते थे, पंडित का काम करते थे, उनको ब्राह्मण, ठीक है, और जो क्षत्रिय थे वो युद्ध में लड़ने जाते थे। ऐसे इनका वैश्यों का काम था, ऐसे शूद्रों का काम था। तो ये व्यवसाय के आधार पर ये काम, सारे काम थे। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन मिलता है। मतलब ये जो 4 वर्ण हैं इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो इसका आंसर होगा कि ये ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। और किस सूक्त में मिलता है, तो पुरुष सूक्त में मिलता है। इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण जो है वो मुख से हुए हैं, जो आदि पुरुष थे, ठीक है, और क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से, और शूद्र पैरों से। मतलब ये ऐसा बताया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के में पुरुष सूक्त से। आर्यों का समाज कैसा था, अभी आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, उसमें हमने बताया था कि आर्यों का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। मतलब वहाँ पर माता घर की मालिक होती थी, जो
सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक था, और आर्यों का समाज जो है वो पितृ सत्तात्मक प्रधान है। तो आर्यों का जो समाज था वो कैसा था? पितृ प्रधान था। वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट आपको। जो वैदिक काल था उसमें बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं, मतलब स्त्रियों की शिक्षा पर रोक नहीं थी, इसलिए हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, वैदिक काल में प्रमुख यहाँ पर जो विदुषी हुई हैं, ठीक है, पुरुष विद्वान होते हैं और महिलाएं विदुषी, महिलाओं को विदुषी बोला जाता है। लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला और विश्वास, ये कुछ विदुषियाँ हुई हैं वैदिक काल की। गार्गी ने, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, कि गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। गार्गी ने किसे चुनौती दी थी? तो गार्गी एक विदुषी थी, मतलब महिला थी। इन्होंने वाद विवाद की चुनौती दी थी याज्ञवल्क्य को। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। जीव को प्रजार्जन, मतलब जीव को उपार्जन, यानी कि अपना जीवन चलाने के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। तो जो लोग मतलब अपना जीवन चलाने के लिए या जीवन चलाने के लिए वेद या वेदांग पढ़ते थे, उनको उपाध्याय कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस। क्या था? सोमरस। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, एक बास, एक अधिबास, एक उष्णीष। ठीक है, एक बास, एक अधिबास और एक उष्णीष। नोट यहाँ पर करने वाली बात यह है कि अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था। जो आर्य लोग जो अंदर कपड़े पहनते थे, जैसे मान लो एक ऊपर कपड़ा पहना, उसके अंदर कोई एक कपड़ा पहन रखा है, तो उसको निवी कहा जाता था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको पॉइंट रूप में याद रखना है, बहुत ही बार पूछा जा चुका है। ये साइंस का भी एक क्वेश्चन है कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा महर्षि कर्णाद। महर्षि कर्णाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। जो आर्यों की मनोरंजन की व्यवस्था थी वो क्या क्या थी? मतलब मनोरंजन के लिए लोग क्या क्या करते थे? मनोरंजन के लिए संगीत करते थे। ठीक है, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुत क्रीड़ा, ये सब इनके साधन थे मनोरंजन के। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में केवल एक ही दे रखा है तो आपको पशुपालन को टिक करना है, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। इसके अलावा और क्या था? गाय को अधन्या कहा जाता था। अधन्या का मतलब क्या था? ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। और अगर गाय को, क्योंकि जो युद्ध हुआ करते थे इनके गाय के लिए ही होते थे, और आर्य लोग जो है गाय को बहुत मानते थे, और गाय को अधन्या की श्रेणी में रखा गया था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गाय थी उसको किस श्रेणी में रखा गया है? तो आपको बताना है अधन्या श्रेणी में। ठीक, और गाय जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अधन्या श्रेणी में किस पशु को रखा गया था? तो आपको बताना है कि गाय को। तो गाय जो थी वो ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था, और अगर ऐसा कोई करता था तो उसके लिए ऋग्वेद में मृत्युदंड की सजा थी। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आर्यों का प्रिय पशु था वो घोड़ा था। ठीक, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। और प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे, क्योंकि इंद्र का ही वर्णन ऋग्वेद में कम से कम 250 बार हुआ है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा, जिसको हम कहते थे श्याम अयस्क। श्याम अयस्क। और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्यापार तक दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। आर्य समाज में जो लोग व्यापार के लिए दूर दूर जाते थे उनको पड़ी कहा जाता था। लेने देने में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन के लिए क्या था? कि वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय मतलब कि ये पेन आप ले लीजिए और इसके बदले हमें और कुछ दूसरी चीज़ दे दीजिए, इसे कहते हैं वस्तु विनिमय। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंक नोट या सूदखोर कहा जाता था। जो ऋण देकर ब्याज लेते थे उनको बैंक नोट कहा जाता था या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा होती थी। मतलब मनुष्य और देवताओं के बीच में मीडिएटर का काम कौन करता था? मध्यस्थता का काम कौन करता था? तो ये मध्यस्थता का काम करते थे हमारे जो देवता थे, अग्नि।
चलिए कुछ आगे और पॉइंट देखते हैं, जैसे कि ऋग वैदिक में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। मतलब जो ऋग्वेद में कई नदियों का जिक्र हुआ, लेकिन उनमें से सबसे पवित्र नदी ये लोग जो है सरस्वती नदी को मानते थे। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार वर्णन हुआ है, यमुना का 3 बार वर्णन हुआ है और सिंधु नदी का सर्वाधिक बार वर्णन हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस नदी का सर्वाधिक बार वर्णन हुआ है, तो आपको बताना है सिंधु नदी को। और सबसे पवित्र नदी ये लोग किसको मानते थे, तो सरस्वती नदी को। उत्तर वैदिक, अब देखते हैं कुछ उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे वो इंद्र के स्थान पर प्रजापति थे। ठीक है, अभी हमने वैदिक काल देखा, वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। ठीक, लेकिन अब जो है जो देवता थे वो प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसी यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। राजसी यज्ञ आपने देखा भी होगा रामायण वगैरह में, अगर आप रामायण देखते हैं तो राजसी यज्ञ होता था जिसमें एक घोड़े को जोड़ दिया जाता था। ठीक है, और ये जो है राजसी यज्ञ का एक प्रतीक था। तो उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ होता था, राजसी यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। मतलब आपने देखा होगा वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय के आधार पर थी। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किसके आधार पर होने लगी, जन्म के आधार पर। कुछ देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख नदियों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि प्राचीन नाम पूछ दिया जाता है और आधुनिक नाम दे दिया जाता है और मैच करने को दे देता है, या सीधा सीधा भी पूछ सकता है। तो जैसे कि एक नदी थी कुब्र नदी का आधुनिक नाम है कुर्रम। कुभा नदी का आधुनिक नाम है काबुल। वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। अश्कनी का नाम है चिनाब। पारुषणी नदी का नाम था रावी। ठीक है, ये सब नदियाँ आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। सदुत्री का नाम था सतलज। विपाशा का नाम आधुनिक नाम ब्यास है। सदानीरा गंडक को बोलते थे। उसके अलावा द्रसदती घग्गर नदी को बोलते थे। गोमती को गोमल आधुनिक नाम, और सुवस्तु तो स्वात। तो ये आपको ध्यान रखने हैं नदियों के नाम और उनके आधुनिक नाम, मतलब प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। ठीक है, कुब्र को क्या बोलते थे, तो कुर्रम बोलते थे। कुभा को क्या बोलते थे, तो काबुल बोलते थे। वितस्ता झेलम, अश्कनी चिनाब, पारुषणी रावी, सदुद्री सतलज, विपाशा ब्यास, सदानीरा गंडक, द्रसदती घग्गर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात। तो ये सारी नदियाँ आपको याद रखनी है बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देते हैं। जैसे उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहते थे एवं जो हल से रेखा खींची जाती थी उसको सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई कौन थी, तो आपको आंसर टिक करना है निष्क और शतमान। परंतु सिक्कों का चलन के प्रमाण यहाँ से नहीं मिला है। उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का चलन था, ऐसा प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो सांख्य दर्शन है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन के अनुसार क्या है, इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। तो सांख्य आपसे पूछा गया कि मूल तत्वों की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर करना है 25, जिसमें से प्रथम तत्व कौन सा है, प्रकृति। प्रथम तत्व कौन सा है, प्रकृति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से, और मुंडको उपनिषद में ही यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की है। मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की है, फूटी नाव से की गई है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की, तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की, विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को समर्पित है। तो कहीं कहीं सावित्री भी लिखा होगा, ठीक है, कहीं कहीं सूर्य देवता भी लिखा होगा। तो आप जैसा ऑप्शन में दिया जाए आपको वही उसी हिसाब से टिक करना है। श्राद्ध की प्रथा कहाँ से शुरू होती है, तो दत्तात्रेय ऋषि के बेटे थे निमि। तो दत्तात्रेय ऋषि के बेटे थे निमि के द्वारा जो है जो श्राद्ध की परंपरा अभी चलती है वो शुरू की गई थी। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में जो पक्की ईंटों का प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, कौशाम्बी नगर में किया गया था। इसके अलावा बात करते हैं महाकाव्य कितने हैं, तो महाकाव्य 2 हैं। इनमें से इन दोनों को ध्यान रखना है, महाभारत महाकाव्य और रामायण महाकाव्य। इसमें जो से अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो आपको आंसर टिक करना है महाभारत।
और इसका पुराना नाम है जय संहिता। ये ध्यान रखना है आपको, कई बार एग्जाम में कम से कम 10 से 20 बार रिपीट हो चुका है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। और ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम में, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो आपको आंसर टिक करना है महाभारत। अच्छा, गोत्र नामक जो संस्था का जन्म है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उन्हें कि हमारा ये गोत्र तुम्हारा वो गोत्र, तो ये सब जो गोत्र वाली व्यवस्था है कहाँ पर हुई है, उत्तर वैदिक काल में। और देखते हैं कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ब्रह्म सूत्र है, या आपको पूछ सकता है कि वेदांत सूत्र की रचना किसने की, तो आपका आंसर होगा बदरायण ने। कुछ ऋग्वैदिक कालीन देवता देख लेते हैं कि कौन देवता किससे संबंधित था, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। चलो उनको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि बात यहाँ पर की गई है कि इंद्र देवता के बारे में, तो इंद्र किसके किसके देवता थे, तो इंद्र जो है युद्ध के नेता थे और वर्षा के देवता थे। ठीक, अग्नि किसके देवता थे, तो देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता करते थे अग्नि देवता। वरुण देवता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वरुण देवता कई काम किया करते थे, जैसे पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता थे, समुद्र के देवता थे, विश्व के नियामक एवं शासक थे, सत्य का प्रतीक थे, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता थे। तो ये सब ध्यान रखने हैं वरुण देवता के बारे में। घौ कौन से थे, तो घौ जो है आकाश के देवता थे। ठीक है, और सोम कौन थे, तो वनस्पति के देवता थे। सोम क्या थे, वनस्पति के देवता। और उषा क्या थी, उषा जो था वो प्रगति एवं उत्थान के देवता थे। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता थे, ध्यान रखना ये। चलिए और देवताओं के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि अश्विन का काम क्या था, तो अश्विन जो है विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। विष्णु जो थे वो विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता थे। मारुत क्या थे, मारुत जो है आंधी तूफान के देवता थे। वेद कितने थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अभी हम लोग आगे वीडियो में इन सभी वेदों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना है और नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करने में या जब भी आपका मन करे, एक बार नोट्स बना लिए तो बार बार आपको पढ़ने का मन कर रहा है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ भूल रहे हैं तो उसको देख सकते हैं। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता था, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना कि संहिता क्या था। तो इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता था। अब हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद जो है वो क्या था। ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सब देख लेते हैं। ऋग्वेद क्या था, तो ऋग्वेद की रचना की है वेद व्यास और कृष्ण द्वैपायन ने। ऋग्वेद की रचना किसने की, तो वेद व्यास ने और कृष्ण द्वैपायन ने। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। ऋचाओं को मंत्र भी बोला जाता है, तो मंत्रों के ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल थे, तो 10 मंडल को अध्याय भी बोल सकते हैं। ये मंडल क्या थे, मंडल जो है अध्याय थे। सूक्त किसे कहते हैं, तो सूक्त कहते हैं सूक्त जो है 1028 सूक्त थे। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि अध्याय के अंदर जो है ये भी एक तरीके से मंत्र थे। और ऋचाएँ क्या थी, ऋचाएँ कितनी थी, तो 10,462 ऋचाएँ या मंत्र थे। ऋग्वेद के बारे में सबसे जो फेमस क्वेश्चन है वो वही है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IAS प्री में पूछा हुआ और PCS में भी पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या सी थी, तो यह लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ये ध्यान रखना है आपको। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को रोत कहते थे। ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले होते थे उनको क्या कहते थे, रोत कहते थे। इस वेद में आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आर्यों के राजनीतिक प्रणाली की जानकारी किस वेद से मिलती है, तो ऋग्वेद से। इतिहास के बारे में जानकारी किससे मिलती है, तो ऋग्वेद से। और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी किससे मिलती है, तो ऋग्वेद से। ध्यान रखना बिल्कुल। ऋग्वेद के जो 3रा मंडल है उसमें सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। और ये गायत्री मंत्र कभी कभी यहाँ पे सावित्री भी लिखा रहता है, और इसको लिखा किसने है गायत्री मंत्र को, तो विश्वामित्र ने। ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, अच्छे से ध्यान रख कर लो, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि बार बार क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो देवता सोम को समर्पित है। अभी हमने पढ़ा था कि जो देवता सोम थे वो वनस्पति के देवता थे। ठीक है, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो ऋग्वेद के जो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त के अनुसार
4 वर्ण हैं वो मैंने आपको पीछे वीडियो में बता भी दिया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनका वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन है वो कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में। किस मंडल में? तो 10वें मंडल में। तो किस सूक्त के अनुसार? तो पुरुष सूक्त के अनुसार। 52 अवतार के 3 पगों का आख्यान यानी वर्णन ऋग्वेद में ही मिलता है। 52 अवतार की आपने कहानी सुनी भी होगी, जिसमें भगवान ने 3 पगों में सारी पृथ्वी, सारे लोग, सब कुछ नाप लिया था। ठीक है, तो इस तरह की कहानी जो है कहाँ पर मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में क्या है कि इंद्र के लिए सर्वाधिक 250 बार सर्वाधिक 250 बार मंत्रों का प्रयोग किया गया है। इंद्र का जो जिक्र है ऋग्वेद में 250 बार मिलता है, अग्नि का 200 बार मिलता है। ये आपको दोनों याद रखने हैं। कभी कभी एग्जाम क्या करता है कि एग्जाम जो है इंद्र ना दे के अग्नि दे देता है, तो आपको अग्नि टिक करना है। अगर इंद्र दे रखा है तो आपको इंद्र करना है टिक। तो ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णन किसका मिलता है? तो इंद्र का। कितनी बार? 250 बार। और सबसे दूसरा सर्वाधिक किसका मिलता है? तो अग्नि का 200 बार। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये ऋचाएँ जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, 200 बार जो है इनका, जो ऋचाओं में इनका वर्णन मिलता है, या 200 मंत्रों में अग्नि का और 250 में इंद्र का। नोट करने वाला लायक बात क्या है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण आते हैं। तो अभी इनका हम लोग क्रम भी देखेंगे आगे चल के कि सबसे पहले जो है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद आता है, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण आते हैं। चलिए फ्रेंड, फिर इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो रही है। बाकी अभी बच्चा हमारा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो इसलिए इस तरह से आप जो है 2 वीडियो में जो है वैदिक सप्ताह को कंप्लीट कर लेंगे और इसके नोट्स बनाने हुए चलने हैं आपको। तो ये जो आपको क्लासेस मिल रही हैं क्लास विद गुरुजी पर मिल रही हैं, तो ये इसको आपको ध्यान रखना है। अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड के पास शेयर करें जो लोग स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जीएस जिसकी स्ट्रांग होगा सिलेक्शन उसी का होगा। अगर आप अच्छे एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको जीएस स्ट्रांग करनी पड़ेगी। और जीएस एक दिन में स्ट्रांग होती नहीं है, धीरे धीरे आपको नोट्स बनाते हुए चलना है और बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करना है। और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।